नमस्कार। सहस्त्र एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में शेखर बघेल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे 28 जून 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये आने वाले सभी आगामी एग्जामों में आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो आज देखते हैं हमारा पहला टॉपिक है बीआरओ कैफे। अब ये बीआरओ कैफे क्या है? बीआरओ कैफे जो है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा संचालित किया जाने वाला एक कैफे है। तो इसके लिए बीआरओ ने अनुमति मांगी है केंद्र सरकार से, ताकि पर्यटकों को बुनियादी सुविधाएं और आराम की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। अच्छा, ये बीआरओ जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्य कार्य है देश के सड़क मार्गों को जोड़ना, उनका विकास करना तथा अनेक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना। तो बीआरओ कैफे जो है वो अरुणाचल प्रदेश में 19, हिमाचल प्रदेश में 7, असम में 2, लद्दाख में 14, जम्मू कश्मीर में 12, उत्तराखंड में 11 और राजस्थान में 5 बीआरओ कैफे स्थापित किए जाने का प्रावधान है। यहाँ पर होने के बाद इसी तर्ज में अन्य पहाड़ी प्रदेशों या पहाड़ी राज्यों में भी बीआरओ कैफे की स्थापना की जाएगी। तो आगे हम लोग देखते हैं। इसके अतिरिक्त बुनियादी सुविधाएं तो प्रदान होगी ही, तो बीआरओ कैफे के अंतर्गत 4 पहिया और 2 पहिया दोनों वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। पुरुषों, महिलाओं और विकलांगों के लिए टॉयलेट, फूड प्लाजा, रेस्टोरेंट, प्राथमिक चिकित्सक कक्ष आदि शामिल किए जाएंगे। और इसका जो संचालन है वो लाइसेंस धारियों के द्वारा किया जाएगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा अगला टॉपिक है देश की पहली बुलेट ट्रेन वर्ष। तो भारत देश में पहली बुलेट ट्रेन वर्ष 2026 प्रस्तावित है। इसके बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। यह जो ट्रेन है वो गुजरात के सूरत और बिलीमोरा के मध्य चलाई जाएगी। बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत देश का पहला स्टेशन सूरत होगा तथा इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सबसे लंबा पुल नर्मदा नदी पर 1.26 किलोमीटर निर्मित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बुलेट ट्रेन परियोजना में भारत का जो सहयोगी देश है वह जापान है। यह बुलेट ट्रेन परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र तथा दादर और नागर हवेली तक विस्तारित है। अभी वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी है। आप लोगों को इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यही याद रखने हैं कि ये कहां से कहां तक चलेगी, पहला स्टेशन इसके अंतर्गत कौन सा होगा और इस पर सबसे लंबा पुल जो है वो किस नदी पर बनेगा और ये इसकी लंबाई कितनी होगी तथा इसके सहयोगी देश के रूप में जापान को आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सरोगेट माताओं के लिए 3 वर्षीय स्वास्थ्य बीमा योजना। अच्छा, केंद्र सरकार ने सरोगेट प्रोसेस के अंतर्गत जो भी महिलाओं को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो भी जटिलताएं आती है प्रसव के दौरान, तो उनसे संबंधित उपचार के लिए सभी खर्चे केंद्र सरकार के द्वारा इस 3 वर्षीय स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से वहन की जाएगी। अच्छा, अब ये जो 3 वर्षीय स्वास्थ्य बीमा योजना है वो किसके अंतर्गत, किस मंत्रालय के अंतर्गत क्रियान्वित किया जाएगा? तो ये है परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। इच्छुक दंपतियों को किसी बीमा कंपनी या एजेंट से सरोगेट माता के लिए एक सामान्य स्वास्थ्य बीमा कवर खरीदना होगा। यह इसका प्रावधान है, स्वास्थ्य बीमा कवर खरीदना होगा। ओके, यह बीमा कंपनी या एजेंट भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। तो इसमें मुख्य बात यही याद रखना कि सरोगेट माताओं के लिए कितने वर्षों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना केंद्र सरकार ला रही है, तो आप लोग आंसर करिएगा 3 वर्ष। और किसके अंतर्गत यह योजना संचालित होगी? तो परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है महाराष्ट्र संकट। अभी हाल ही में उद्धव सरकार गिरने वाली है, शिंदे जी ने बगावत कर दिया है। अच्छा, हमारे संविधान में 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल विरोधी कानून बनाया गया है। वह इसी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए
उसके निराकरण करते हेतु अनेक प्रावधान शामिल करते हुए 52वां संविधान के द्वारा 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून बनाया गया है। तो हम देख लेते हैं कि महाराष्ट्र में अभी संकट क्या चल रहे हैं। महाराष्ट्र की जो सरकार है, उद्धव सरकार, वो मुख्य रूप से 2-3 पार्टियों के गठबंधन से निर्मित की गई थी। उनमें से एक जो थे शिंदे जी, उन्होंने बगावत कर दी है और उन्होंने 50 से अधिक विधायकों को अपने साथ ले लिया है तथा महाराष्ट्र की सरकार की कमान वो खुद लेना चाहते हैं। तो इसी मद्देनजर जो दल बदल विरोधी कानून है उस पर बहस छिड़ गई है, वाद विवाद इस पर फिर से शुरू कर दिया गया है। तो आप लोग यही याद रखना कि ये जो दल बदल विरोधी कानून है वो कौन से संशोधन के अंतर्गत पारित किया गया तथा कब पारित किया गया और कौन से अनुसूची में शामिल है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान ये देना कि दल बदल से उत्पन्न होने वाला जो अयोग्यता है उसमें किसी भी प्रश्न का निर्माण कौन करता है? सदन का पीठासीन अधिकारी करता है। नेक्स्ट टॉपिक है आदिवासियों की भील प्रदेश की मांग। अच्छा, इंडिया में लगभग 8.6% आदिवासी जनसंख्या है। वहीं छत्तीसगढ़ में इसकी जनसंख्या लगभग 30% के आसपास है। तो अब आदिवासियों की भील प्रदेश की मांग के अंतर्गत हम देख लेते हैं कि पश्चिमी भारत में भील आदिवासी समुदाय है, तो उन्होंने अपने लिए एक अलग राज्य की मांग की है। अच्छा, भील प्रदेश के अंतर्गत हम ये भी देखते हैं कि ये जो मांग है वो भारतीय ट्राइबल पार्टी के द्वारा उठाई गई है, जिसमें उन्होंने बोला कि 4 राज्यों में विस्तृत कुल 39 जिलों को मिलाकर भील प्रदेश बनाया जाए या मान्यता दी जाए। तो आप लोग इसमें यही याद रखना कि किन्होंने मांग किया? पश्चिमी भारत में भील आदिवासी समुदायों ने मांग किया, और इसकी जो पार्टी है वो क्या है? भारतीय ट्राइबल पार्टी है, और 4 राज्यों में विस्तृत 39 जिलों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाए, यह इन्होंने मांग किया है। आई रास्ते परियोजना। अब आई रास्ते परियोजना क्या है? आई रास्ते, इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। हाल ही में नागपुर में सड़क दुर्घटनाओं की समस्याओं से निपटने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की गई है। यह परियोजना IIT हैदराबाद के द्वारा शुरू की जा रही है तथा जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत अंतः विषय साइबर भौतिकी प्रणालियों पर राष्ट्रीय मिशन द्वारा समर्थित होगी। इस परियोजना को स्टार्ट करने का मुख्य उद्देश्य है नागपुर में जो होने वाली सड़क दुर्घटनाएं हैं उनसे निपटा जा सके। आगे हम लोग देख लेते हैं हरियाली प्रसार योजना। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही हरियाली प्रसार योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथा महत्वाकांक्षी योजना है जो कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। इसके अंतर्गत कृषि वानिकी को भी बढ़ावा दिया जाएगा, किसानों को प्रोत्साहन के रूप में राशि प्रदान करके उनके आजीविका में वृद्धि करते हुए उनकी आय में वृद्धि की जाएगी, जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति तो सुधरेगी ही, साथ ही पर्यावरण को भी इससे काफी लाभ होगा। तो हरियाली प्रसार योजना के अंतर्गत एक अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का नाम क्या होगा? इस अभियान का नाम होगा पौधा हमारा जीवन आपका। ये आप लोग याद रखना। तथा इस योजना के अंतर्गत लोगों को निःशुल्क खाद भी प्रोवाइड किया जाएगा, कीटनाशक, रसायन तथा कम कीमतों पर पौधा भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अंतर्गत इच्छित प्रजाति के पौधे जो किसान इच्छुक हैं उनको 50 से 5,000 तक के पौधे प्रत्येक किसानों को निजी जमीन पर रोपित करने के लिए प्रदान किए जाएंगे या स्थानांतरित किए जाएंगे। अब आगे देख लेते हैं हम। इसमें आगे ध्यान देने योग्य और मुख्य बातें जो हैं वो है कि हरियाली प्रसार योजना के तहत किसानों को स्वयं की भूमि पर कृषि वानिकी को भी प्रोत्साहित किया जाएगा तथा हरियाली को बढ़ाने के लिए वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्रति हितग्राही 50 से 5,000 तक के पौधे उपलब्ध कराए जाते हैं या आगे कराए जाएंगे, और इससे किसानों को लगभग 30,000 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
ये था हमारा हरियाली प्रसार योजना। अब आगे चलते हैं हम जसपुर में फूड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग लैब। अभी हाल में छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा घोषणा किया गया कि अब से लगभग 65 टाइप्स के लघु वनोपज का छत्तीसगढ़ सरकार क्रय करेगी, जो कि भारत में किसी राज्य के द्वारा क्रय किया जाने वाला इतने भारी मात्रा में या इतने सारे प्रकार के लघु वनोपजों को क्रय करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य है। तो यह चर्चा में क्यों है? इसमें ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये 27 जून को 2022 में 27 जून को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जसपुर जिले के रंजीता स्टेडियम परिसर में स्थित फूड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग लैब में खाद्य उत्पाद प्रसंस्करण प्रयोगशाला एवं पैकेजिंग केंद्र का लोकार्पण किया है। अब आप लोगों को पता होगा या आप लोग हमेशा याद रखना कि जो भी लघु वनोपज से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उनको मुख्य रूप से क्रियान्वित या उनका प्रसंस्करण महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा किया जाता है। तो इससे महिलाओं की आय में तो वृद्धि होती है, साथ ही उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति में भी सुधार होता है और नारी सशक्तिकरण की भावना भी जागृत होती है। ओके, तो इसमें यही है, आप लोगों को याद रखना है कि जसपुर में नया फूड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग लैब शुरू किया जाएगा। अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ लघु वनोपज प्रोसेसिंग के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। छत्तीसगढ़ को हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार हेतु लघु वनोपज के क्षेत्र में नामित एवं चयनित किया गया है। आप लोग ये याद रखना, अभी मिला नहीं है, नामित किया गया है अर्थात नॉमिनेट किया गया है। आगे देख लेते हैं विश्व स्वर्ण परिषद। अब ये विश्व स्वर्ण परिषद जो है इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ये होता है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। अब वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो है उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें भारत अब दुनिया का चौथा सबसे बड़ा गोल्ड रिसाइकलर बन चुका है। 2021 में भारत में जो सोना रिसाइकल किया गया उसकी मात्रा थी 75 टन। ओके, अब इस रिपोर्ट के अनुसार जो निष्कर्ष हमको प्राप्त होता है वो क्या होता है कि जो भारत है वो विश्व में चौथा सबसे बड़ा पुनर्चक्रणकर्ता या रिसाइकलर देश बन चुका है। किस क्षेत्र में? गोल्ड के क्षेत्र में। तथा पहले स्थान पर है चीन, दूसरे स्थान पर इटली और तीसरे स्थान पर अमेरिका है। तो आप लोगों को मेन 4 से 5 फैक्ट देखने हैं। भारत चौथे स्थान पर है, पहले स्थान, दूसरे स्थान, तीसरे स्थान पर क्रमशः चीन, इटली और अमेरिका है। ओके, तो हम लोग आगे देखते हैं। हमारा अगला है जो कि लास्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है आज का, तो ये है एजुजेंथिली मूंगा। यह प्रवाल या कोरल की एक प्रजाति है और इसके अंतर्गत भी 4 प्रजातियां खोजी गई है। जो कहाँ खोजी गई है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जल में। प्रवाल से पूरी तरह निर्मित जो द्वीप है वो लक्षद्वीप है। आप लोग याद रखिएगा, लक्षद्वीप जो है वो पूरी तरह से प्रवाल से निर्मित एक द्वीप है। अब मूंगा की सभी 4 प्रजातियां एक ही कुल फ्लेविलिडे से संबंधित है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अंतर्गत 4 प्रजातियां सम्मिलित हैं, ये आप लोग नाम याद रख सकते हैं। ओके, तो ये था हमारे 28 जून 2022 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि छत्तीसगढ़, देश और विदेश तीनों से रिलेटेड है। आशा करता हूं कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कल मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।